आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर देखिए 7 हम पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि वो आपको पूरी तरह से समझ आ गए होंगे। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, तो देखिए ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारी चल रही है। सब्जेक्ट हमने भूगोल लिया हुआ है। इसके अंतर्गत देखिए आज हमारा जो चैप्टर है अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका की नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो यहां पर देखिए इस चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है कि भारत के जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, यहां की वनस्पतियों की चर्चा की गई है। उसके अलावा देखिए वन्य जीवों के बारे में भी बताया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले मौसम की, तो मौसम क्या चीज है और जलवायु क्या चीज है, तो देखिए इसको हम समझेंगे। उससे पहले आप समझिए कि देखिए जब हमने पृथ्वी की गतियां पढ़ी थी, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जब हमने गतियां पढ़ी थी, एस्ट्रोनॉमिकल जो मूवमेंट था अर्थ का, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो पृथ्वी है हमारी वो देखिए अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। उसके अलावा क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी करती है। तो देखिए जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो इसका नतीजा क्या है, दिन और रात होते हैं। उसके अलावा जो परिक्रमण है पृथ्वी का, सूर्य के चारों तरफ जो वो दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है, तो उसका क्या नतीजा होता है, ऋतु परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन होता है उसके द्वारा। तो उसी चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि भारत के अंदर जो ऋतुएं हैं, मौसम है, वो किस किस प्रकार का पाया जाता है। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को ठीक बीचों बीच से एक वृत्त जो है वो क्या करता है, विभाजित करता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। इसको क्या कहा गया है, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि भूमध्य रेखा, इक्वेटर इसको कहा जाता है। तो यहां पर देखिए उसके बाद अगर हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे उत्तरी गोलार्ध के अंदर, तो 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसे कि क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहा गया है, ये यहां है 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी नॉर्थ। उसके अलावा देखिए इक्वेटर से ही ठीक 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो अक्षांश है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कितना है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो देखिए जब मैंने आपको बताया था पृथ्वी की गतियां, परिक्रमण, तो उसके अंदर एक चीज हमने जानी थी कि देखिए पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जब परिक्रमा करती है तो उसका नतीजा क्या होता है कि भाई जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, तो वो क्या करती है, साल भर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक लंबवत पड़ती है। इसके बाद में जो सूर्य की किरणें हैं देखिए आगे भी जाती है, लेकिन क्या है, तिरछी जाती है। अधिकतम कहां तक जाती है, 66.5 डिग्री, जिसे कि देखिए 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री कहां पर, उत्तर की तरफ, जैसे कि आर्कटिक वर्त, और नीचे वाला क्या था, अंटार्कटिक वर्त था, तो यहां तक ही जाती है। तो उसके बाद देखिए ये चीज हमने वहां पर जानी थी कि 21 जून को क्या होता है, 21 जून को जो सूर्य है उसकी किरणें लंबवत कहां पर पड़ती है, कर्क रेखा के ऊपर। उसके बाद जब सूर्य देखिए क्या होता है, सूर्य की किरणें नीचे आनी प्रारंभ हो जाती है। देखिए सूर्य स्थिर है, एक ही जगह पर है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब वो झुकी हुई है, जब वो परिक्रमा करती है, तो उसकी वजह से क्या है, पृथ्वी के सापेक्ष में ही सूर्य की जो किरणें हैं वो भी गति करती है पृथ्वी के सापेक्ष में। तो उसके बाद देखिए 21 जून को यहां पर है कर्क रेखा के ऊपर। उसके बाद क्या है कि किरणें जो है सूर्य की वो नीचे की तरफ आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई 21 जून को यहां पर है, उसके बाद क्या है, धीरे धीरे करके नीचे आएगी। तो 23 सितंबर को क्या है, विषुवत रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़नी प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद में देखिए सूर्य की किरणें और नीचे बढ़ेगी, तो यहां पर देखिए मकर रेखा पर कब आ जाएगी, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ने लगेगी। तो उसके बाद देखिए यहां पर सूर्य किरणें 22 दिसंबर को आ गई। उस प्रकार से इसी प्रकार फिर से ऊपर की तरफ सूर्य की किरणें जाने लग जाएगी। 22 दिसंबर को यहां है तो फिर से ऊपर जाएगी, तो जैसे कि 21 मार्च को क्या है, वो यहां पर विषुवत रेखा पर फिर से आएगी और यहां पर फिर से कर्क रेखा की तरफ चली जाती है। तो ये चीज हम क्या है, पहले भी
पढ़ चुके हैं। तो अब इस चीज का यहां पर देखिए क्या महत्व है। यहां पर महत्व यह है कि जो देखिए हमारा भारत है वो यहां पर क्या है, स्थित है, कर्क रेखा के ऊपर ही है। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कि कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो यहां पर इंडिया इस प्रकार से हो गया, मध्य से होकर गुजर रही है, इसका मतलब कुछ हिस्सा भारत का जो है वो ऊपर भी है। तो इस प्रकार से जो है वो भारत हमारा लोकेटेड है ग्लोब के ऊपर। तो ये चीज देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं इजीली कि जो सूर्य है वो देखिए मकर रेखा पर कब है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, यहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत नहीं पड़ रही है। तो इससे एक चीज निकलकर सामने आई कि देखिए जो दिसंबर का महीना है, इसका मतलब क्या है, भारत के अंदर ठंड होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए सूर्य की किरणें कहां पर है, मकर रेखा के ऊपर है, कर्क रेखा के ऊपर नहीं पड़ रही है सीधी। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि देखिए दिसंबर से लेकर जो फरवरी का मौसम है, तो भारत के अंदर यह मौसम कौन सा होगा, शीत ऋतु इसको कहा जाएगा, सर्दियों का ये मौसम होगा। कौन सी ऋतु हो गई, ये आपकी शीत ऋतु हो गई। उसके बाद देखिए जब सूर्य धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ हुआ, जब ये कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़नी प्रारंभ होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई भारत के ऊपर भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। इसका मतलब भारत के अंदर क्या आ गई है, अब गर्मी आ गई है। तो गर्मी का मौसम इस प्रकार से देखिए मार्च से लेकर आप कह सकते हैं सितंबर तक क्या रहती है, भारत के अंदर गर्मी रहती है। तो कब से कब तक हो गया, मार्च से लेकर सितंबर तक। इसी के अंदर ही देखिए मार्च से सितंबर, तो इसी के अंदर ही जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने हैं जो ये क्या माने गए हैं, मानसून माना गया है। इनको क्या कहा जाता है, मानसून ऋतु कह दो, मानसून का मौसम कह दो। तो इसके अंदर से कौन सा हो गया, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मोटा मोटा अगस्त, ये सब क्या है, मार्च, ये जून, जुलाई, अगस्त, ये वर्षा ऋतु इसको कहा जा सकता है। इसी टाइम में क्या होता है, भारत के अंदर वर्षा होती है। वर्षा को अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से, थोड़ा सा समझेंगे उसको। तो अभी मैं खाली आपको क्या बता रहा हूं, मौसम बता रहा हूं। उसके बाद देखिए सूर्य इस प्रकार से 21 जून को यहां चला गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि भाई जो आगे का है जून, जुलाई, अगस्त, ये तो वर्षा ऋतु हो गई। उसके बाद देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को क्या है कि सूर्य यहां पर और नीचे की तरफ आना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि 22 दिसंबर को क्या है, उसको यहां तक मकर रेखा तक पहुंचना है। तो उसके बाद देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों को हम कह सकते हैं शरद ऋतु। यानी कि ना तो यहां पर इस समय क्या रहेगा, ना ज्यादा ठंड रहेगी, ना ज्यादा क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। तो ये आपका कौन सा मौसम हो गया, यहां पर शरद ऋतु इसको कहा जाता है। ये पृथ्वी की गतियों के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। कब से कब तक रहेगा, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये मौसम रहेगा शरद ऋतु का। तो देखिए ये हमने जाना कि किस प्रकार से ग्लोब के ऊपर क्या है, भारत की पोजीशन है और किस प्रकार से यहां पर मौसम परिवर्तन हुआ। तो देखिए अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम क्या चीज है भाई, मौसम क्या है, तो मौसम क्या है, वातावरण के अंदर होने वाले दिन प्रतिदिन के बदलाव को ही क्या कहा जाता है, मौसम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज दिन अच्छा है, सूर्य की जो धूप है पूरी तरह से आई हुई है, लेकिन अगले ही पल क्या होता है कि एकदम से देखिए काले बादल मंडराने लगते हैं और अचानक से बारिश हो गई। तो ये क्या हो गया, एकदम से मौसम के अंदर चेंज हो गया। उसके अलावा देखिए रात को अचानक से भाई ठंड ज्यादा हो गई, आज गर्म मौसम है, कल अगले दिन क्या हुआ, बरसात ज्यादा हो गई तो ठंड लगने लगी। तो ये सब क्या है, ये मौसम ही कहलाते हैं। लेकिन देखिए बहुत छोटी अवधि के लिए, दिन प्रतिदिन का, यानी कि 1-2 दिन का ही, जैसे आज गर्मी है कल ठंड हुई, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इसको मौसम कहा जाता है। दूसरी तरफ क्या है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका कि क्या नाम है, जलवायु। तो देखिए जलवायु क्या चीज है, जलवायु क्या है, जब जो ये दिन प्रतिदिन का जो वातावरण के अंदर बदलाव है जिसको कि हमने मौसम कहा, जब देखिए एक लंबी अवधि के लिए जब हम इस मौसम का अध्ययन करते हैं
उसके हिसाब से उस देश की क्या है जलवायु निर्धारित की जाती है कि यहां पर जो है ओवरऑल किस प्रकार का मौसम है। तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, जलवायु। जो मौसम है ये क्या है, लघु समय के लिए है, कम समय का वातावरण के अंदर परिवर्तन है, जबकि जलवायु क्या है, ये देखिए पूरा रिकॉर्ड है। जलवायु क्या है, मौसम का एक लंबे समय का पूरा रिकॉर्ड है, जिसे कि जलवायु कहा जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो भारत की लोकेशन आपने जानी कि देखिए आधा क्या है कर्क रेखा से नीचे है और कुछ भाग जो है ऊपर है। तो देखिए ये जो कर्क रेखा से लेकर जो मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, इसको देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि गर्मी वाला क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो भारत की जो जलवायु है देखिए वो किस प्रकार की होगी, भारत की जलवायु किस प्रकार की होगी, या भाई उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी या फिर ऊपर जैसे उपोष्ण कटिबंध है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, इस प्रकार की जलवायु होगी। तो भारत की जो जलवायु है उसको क्या कहा गया है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कौन सी, मानसूनी जलवायु इसको कहा गया है। देखिए आधा भारत क्या है यहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर स्थित है, लेकिन फिर भी भारत की जलवायु को क्या कहा गया है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा गया है। तो देखिए अभी जानते हैं हम कि ये जो चीज है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत को क्यों कहा गया है। तो देखिए अगर हम भारत की बात करें, अगर भारत की बात करें, भारत का एक छोटा सा हम यहां पर मैप बनाते हैं, उसके सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत की जो ये जलवायु है ये इस प्रकार से निर्धारित क्यों की गई है। तो देखिए मान लीजिए ये है हमारा भारत है, ये क्या है हमारा इंडिया है इस प्रकार से। तो देखिए भारत के बीचों बीच से क्या गुजर रहा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। तो ये हमारा भारत है, यहां से क्या है इस प्रकार से कर्क रेखा गुजर रही है। तो कर्क रेखा से जो नीचे का हिस्सा है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है, जबकि ऊपर वाला है उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। लेकिन फिर भी भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहा गया है। तो देखिए यहां पर क्या है, भारत के उत्तर से लेकर पूर्व तक कल हमने पढ़ा था, यहां पर क्या है हिमालय पर्वत स्थित है। तो हिमालय पर्वत जो है ये क्या करता है, भारत के लिए जलवायु विभाजक का काम करता है। इसी की वजह से क्या है कि देखिए जो मानसूनी, जो नाम लिया था हमने मानसूनी जलवायु, इसका मतलब है कि देखिए यहां से आने वाला मानसून, यानी कि ये कौन सा है, दक्षिण, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून। और देखिए इसके अंदर भाई दो धाराएं हैं, एक तो जैसे अरब सागरीय धाराएं होगी, इसके अलावा यहां से क्या है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की धारा मानसूनी धारा, और उसके अलावा यहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून की धारा, यानी कि अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें, ये सब क्या करती है, देखिए जब मानसून के सीजन में, जो कि अभी मैंने बताया कि मानसून का सीजन कब से कब तक है, तो इस दौरान जब ये पवनें यहां पर चलती है तो हिमालय की वजह से क्या है, देखिए ये बाहर की तरफ नहीं जा पाती। तो यहां पर क्या होता है, देखिए इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं हैं मानसून की, इस प्रकार से आती है यहां से। तो हिमालय की वजह से क्या है कि देखिए ये यहां पर पूरे उत्तर भारत में, ये जो उत्तर भारत इसको कहा गया, ऊपर का हिस्सा उत्तर भारत, नीचे का क्या है दक्षिणी भारत। तो हिमालय की वजह से ये जो मानसूनी जो पवनें हैं ये क्या करती है, पूरे उत्तर भारत के अंदर भी वर्षा करती है। तो इसी का नतीजा क्या है कि भारत को क्या कहा गया है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश कहा गया है। उम्मीद है आप ये चीज अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें मानसून की, तो मानसून की अगर बात करें तो मानसून देखिए यहां पर आपकी बुक के अंदर दिया गया है कि जो वर्षा ऋतु है तो उसके अंदर कौन सा जो मानसून है वो रहता है उत्तर, ये यहां पर कौन सा है दक्षिण, और ये पश्चिम। दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है
ये जब बारिश करता है तो इसको क्या नाम दिया गया है, वर्षा ऋतु इसको कहा गया है। इसकी देखिए दो धाराएं हैं यहां पर, ये तो अरब सागरीय धाराएं हो गई, इस प्रकार से अरब सागर की धाराएं आएंगी यहां पर, और यहां पर क्या है देखिए आपने पढ़ा था पश्चिमी घाट है सतत रूप से, तो पश्चिमी घाट से टकराकर ये क्या करती है, बहुत ज्यादा यहां पर बारिश करती है। तो बारिश करती है इस प्रकार से देखिए, पर्वतों से टकराकर जो बारिश होती है उसको क्या कहा जाता है, ओरियोग्राफिक रेन कहा जाता है उसको। तो ये इस प्रकार से पर्वतों से टकराकर बारिश हुई, ओरियोग्राफिक रेन हुई। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि क्या है, अरावली पर्वत स्थित है, यहां पर अरावली है। तो देखिए जब ये धाराएं इस प्रकार से आती है तो अरावली के समानांतर होकर ही ये आगे की तरफ चली जाती है, इस प्रकार से यहां दोनों साइडों से निकल जाती है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो राजस्थान है वो इस बारिश को नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि देखिए अरावली पर्वत से क्या है, समानांतर से ही ये जो धाराएं हैं, उत्तर पश्चिम मानसून की जो धाराएं हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो धाराएं हैं वो क्या है, अरावली पर्वत के समानांतर निकल गई। नतीजा क्या निकला कि राजस्थान ने अपेक्षित बारिश को प्राप्त नहीं किया, राजस्थान के अंदर ज्यादा बारिश नहीं हुई। वहीं ये बारिश देखिए यहां पर आप देखेंगे पश्चिमी घाट पर बहुत ज्यादा बारिश करती है, यानी कि जहां जहां भी देखिए पर्वत है, जिस प्रकार से यहां पर क्या था, विंध्य श्रेणी थी, सतपुड़ा श्रेणी थी, तो उनके बीच के क्षेत्रों में भी जहां पर भी इनको टकराने का मौका मिलता है ये क्या करते हैं, खुलकर बारिश करते हैं ये मानसूनी जो पवने हैं। इसी प्रकार से देखिए अरब सागर से जाने वाली धाराएं इस प्रकार से यहां पर आती है, देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इस प्रकार से ये क्या करती हैं, इन क्षेत्रों के अंदर भी बारिश करती है। बाद में देखिए जैसे कि इन पवनों के अंदर जब नमी की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है कि बारिश होना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए आपने क्या देखा, यहां पर राजस्थान बारिश को कम प्राप्त क्यों करता है। उसके अलावा देखिए ये यहां पर आपने पढ़ा क्या था, दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो इस प्रकार से। उसके बाद देखिए बताया गया है शरद ऋतु के बारे में, यानी कि इसको लौटता हुआ मानसून भी कहा गया है। उसके बाद देखिए जब सूर्य जून 21 जून के बाद जब नीचे की तरफ आना प्रारंभ होता है विषुवत रेखा की तरफ, उसके बाद में और मकर रेखा के नीचे की तरफ भी जाएगा। तो यहां पर देखिए जब वो सूर्य नीचे की तरफ जाना प्रारंभ हो जाता है तो उसी के साथ ही क्या है कि जो मानसून है वो वापस से लौटना प्रारंभ हो जाता है। जब मानसून देखिए वापस लौटता है इसी प्रकार से, तो देखिए जब वापस लौटेगा तो यहां से क्या है, जो स्थलीय सीमा है यहां से होकर वापस लौटेगा। तो यहां की जो पवने हैं जब वापस लौटते मानसून की जो पवने हैं तो क्या वो नमी प्राप्त करेगी, नहीं करेगी। स्थलीय यानी कि भूखंड से होकर वो बह रही है यहां पर पक्की जमीन से, तो उनको क्या है, नमी प्राप्त नहीं होगी। वहीं पर जब यहां से वापस लौटती है इस प्रकार से, तो यहां पर क्या होता है देखिए, बंगाल की खाड़ी से वो नमी प्राप्त कर लेती है, जिसका नतीजा क्या होता है, यहां पर देखिए आपका क्या है, तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु और यहां पर जो है इस प्रकार से आंध्र प्रदेश, यहां पर क्या होती है, जो लौटता हुआ मानसून है इनके द्वारा वर्षा की जाती है। देखिए बहुत अच्छा यानी कि बड़ा टॉपिक है ये, पढ़ेंगे इसको जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे विस्तार से। हर एक यानी कि देखिए हर एक मानसून के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे हम डिटेल के साथ, लेकिन अभी हम सिर्फ क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है भूगोल की उसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो उतना ही बताया जा रहा है जितना कि देखिए बुक के अंदर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ आपका, ये तो क्या हो गई, वर्षा ऋतु हो गई। इस प्रकार से जब मानसून गया उसके बाद में जब मानसून लौटा तो उसने क्या किया, भूखंड से होकर लौटा था तो यहां पर कोई बारिश नहीं हुई, जबकि जो पवने देखिए बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरी थी उन्होंने क्या किया, यहां पर बारिश की, आंध्र प्रदेश और कहां पर, तमिलनाडु पर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो ये क्या हो गए, मौसम हो गए आपके। देखिए मौसम क्या है, दिन प्रतिदिन का लेखा जोखा है, वातावरण के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, अचानक से गर्मी, बारिश, ठंड, ये सब चीजें क्या है, मौसम कहलाता है। वहीं इस मौसम का जब हम अवलोकन करते हैं लंबे समय तक, तो वही चीज क्या बन जाती है, जलवायु। किसी भी देश की जो जलवायु है वो उसके मौसम का देखिए बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, उसके बाद क्या उस देश की जलवायु निर्धारित की जाती है। किसी भी स्थान की जो जलवायु है वो किस चीज के ऊपर निर्धारित रहती है, तो देखिए इसके लिए देखिए उस स्थान की जो स्थिति है वो क्या है,
ये चीज महत्व रखेगी। यानी कि देखिए इस प्रकार से, फिर से मान लीजिए ये क्या है, हमारा भारत है इस प्रकार से, तो ये हमारा भारत है। तो यहां पर देखिए उस स्थान की स्थिति क्या है, ये चीज मायने रखेगी। एक मान लीजिए एक जगह यहां पर है, एक जगह यहां पर है, मान लीजिए क्या है, द्रास नाम की जगह है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा मान लीजिए ये राजस्थान का क्या है, जैसलमेर है। और यहां पर है आपका जैसे मुंबई, मुंबई है। और नीचे मान लीजिए कि केरल का है, जैसे कि तिरुवनंतपुरम है, ये क्या है, केरल का, केरल मान लीजिए। तो यहां पर देखिए क्या ये जो 4 क्षेत्र यहां पर बनाए गए हैं, इनकी जलवायु क्या एक जैसी है? बिल्कुल नहीं है। यहां पर इनकी जो स्थिति है वो बहुत बड़ा यहां पर रोल प्ले करती है। उसके बाद दूसरा देखिए कि उसकी देखिए समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। उसके अलावा बात करें देखिए उसकी ऊंचाई भी, ऊंचाई किस प्रकार से है। तो देखिए अगर स्थिति की बात करें तो देखिए जिस प्रकार से द्रास यहां पर स्थित है, ठीक है, हिमालय की जो श्रेणी है उनके बीच में स्थित है। जो जैसलमेर है ये कहां पर है, राजस्थान के अंदर। मुंबई क्या है, देखिए एक तटीय शहर है, तट के नजदीक स्थित है। इसी प्रकार से केरल भी। क्या इनकी जलवायु एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। देखिए ये पूरा क्या है, उत्तर के अंदर स्थित है, तो यहां की जो जलवायु है वो किस प्रकार की होगी, ठंडी होगी। एक तो हिमालय की वजह से, उसके अलावा देखिए यहां पर अन्य भी एक चीज होती है भाई, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से भी क्या है, यहां पर जो बारिश होती है वो कैसे होती है, स्नोफॉल के रूप में होती है। तो उसकी वजह से ये जो है द्रास जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। उसके अलावा अगर बात करें जैसलमेर की, तो अभी मैंने बताया कि इस प्रकार से क्या है, अरावली रेंज यहां पर स्थित है। तो अरावली की वजह से क्या हो रहा है कि जो मानसूनी जो पवने हैं वो क्या है, बिल्कुल इसके समानांतर निकल जाती है, यहां पर किसी भी प्रकार की बारिश नहीं करती। दूसरी तरफ आप देखेंगे मुंबई के अंदर, तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए क्या है कि समुद्र के बिल्कुल नजदीक है। समुद्र के अंदर क्या है, सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वाष्पीकरण होता रहता है निरंतर। तो उसकी वजह से क्या है कि मौसम के अंदर क्या रहेगा, यहां पर नमी रहेगी, चिपचिपापन रहेगा, गर्मी टाइप का मौसम रहेगा। उसके अलावा क्या है, वर्षा भी अच्छी प्राप्त करेगा, क्योंकि यहां पर जो पवनें हैं वो कैसे चलेगी, पूरी नमी से युक्त चलेगी। वहीं पर केरल की बात करें तो वो भी इसी टाइप का रहेगा मौसम, ठीक है। क्यों कि एक तो क्या है, समुद्री तट के नजदीक है, यहां पर वातावरण के अंदर नमी रहेगी, और क्या रहेगा, अच्छी खासी बारिश भी ये प्राप्त करेगा, ठीक है। यहां पर वेस्टर्न घाट है, उसकी वजह से क्या है, ये अच्छी खासी बारिश भी प्राप्त करते हैं। तो आपने डिफरेंस देखा कि किस प्रकार से देखिए अलग अलग हिस्सों पर, भारत के अलग अलग हिस्सों पर जो अलग अलग जो शहर स्थित है, वहां पर किस प्रकार से जलवायु के अंदर परिवर्तन हुआ है। तो देखिए अगर बात करें भारत की, तो जो देखिए सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है, मेघालय के अंदर है, जिसका कि क्या नाम है, मासिनराम। मासिनराम ये कहां पर है, मेघालय के अंदर है। ये क्या करता है, सर्वाधिक बारिश प्राप्त करता है। अगर देखिए वार्षिक बात करें तो लगभग 1020 सेंटीमीटर में नापते हैं, तो इतना ये तकरीबन बारिश जो है एक साल के अंदर ये प्राप्त करता है। तो देखिए इस प्रकार से देखिए भारत के अंदर ये अलग अलग हिस्से हैं, तो उनमें भी क्या है, बहुत ज्यादा जलवायु का क्या है, डिफरेंस है अलग अलग प्रकार से। तो भारत को ही देखिए क्या, किस प्रकार से भारत की जो जलवायु है उसको हमने क्या कहा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु उसको कहा। उसके बाद देखिए बात आती है वनस्पति की। अब देखिए जलवायु की जो दशाएं हैं वो क्या है, पूरे भारत के अंदर स्थिति के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो उसी के हिसाब से क्या है, यहां पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। देखिए मेनली तो कौन सी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो देखिए अगर वनस्पति की बात करें हम, तो कौन सी वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति यानी कि भाई वनस्पति, पेड़ पौधे, झाड़ी, ये सब क्या है, वनस्पतियां हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है कि ऐसे पेड़ पौधे या झाड़ियां कोई भी जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उग जाएं अपने आप ही,
कहीं से भी अपना जीवन प्रारंभ कर दे, ठीक है, कोई मानव इनको नहीं लगाएगा, अपने आप ही जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने आप क्या है ये ग्रो होती है, अपने आप उपजती है। तो इसकी वजह से इनको क्या कह दिया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कह दिया जाता है। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पतियों से मिलकर ही क्या बनता है, हमारा वन बनते हैं, वनीय क्षेत्र बनते हैं। तो वन देखिए क्या है, मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो इंसानों का भी अस्तित्व जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अगर इनके फायदे की बात करें तो भाई पेड़ से आपको पता है कि क्या क्या मिलता है, कीमती लकड़ियां मिलती है, जड़ी बूटियां मिलती हैं। उसके अलावा देखिए बहुत सारे कार्य जो है वो वनों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें जो हमारे देखिए प्राणदायी जो वायु है जिसे कि हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ वन है। वन क्या करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे ये क्या करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार करते हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। इसके अलावा देखिए ये जो वन है, अब ये जो वन है यहां पर क्या पाए जाएंगे, यहां पर मिलते हैं क्या, वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी की अगर बात करें तो देखिए वन्य प्राणी क्या है, वनों के अंदर जो भी जंगली जानवर या इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तो वो क्या है, हमारे वन्य प्राणी हैं। तो वन्य प्राणी की अगर बात करें तो देखिए जो गुजरात है यहां पर क्या है, जो गिर नाम का क्षेत्र है, गिर की जो क्या है, गिर की पहाड़ियां भी हैं, और जो गिर नाम का क्या है, गिर नेशनल पार्क है, यहां पर क्या पाए जाते हैं, एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। एशियाटिक लॉयन या फिर एशियाई शेर पाए जाते हैं यहां पर, कहां पर, गिर के अंदर पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क के अंदर एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर कि क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। उसके अलावा देखिए ये गुजरात का ही जो यहां पर क्षेत्र है जिसे कि क्या कहा गया है, ये क्या है आपका कच्छ, कच्छ जिला है, कच्छ का रण इसको कहा जाता है। तो कच्छ का जो रण है वो किसके लिए मशहूर है, यहां पर जंगली गधों का ये क्या है, प्राकृतिक आवास है। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो जंगली गधे हैं भारत के अंदर कहां पाए जाते हैं, तो वो कहां पर मिलेंगे आपको, कच्छ का जो रण है यहां पर पाए जाएंगे। उसके अलावा देखिए ये जो आसाम वाला क्षेत्र है यहां पर क्या पाए जाते हैं, यहां पर जो एक सींग वाला गैंडा है वो पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहां पर पाया जाएगा, आसाम में पाया जाएगा, जिसे कि कौन सा भाई नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो किसके लिए मशहूर है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से देखिए जो केरल वाला क्षेत्र है यहां पर, जैसे कि केरल हो गया, आंध्र प्रदेश वगैरह, यहां पर क्या है, हाथियों का प्राकृतिक आवास यहां पर स्थित है। हाथी इस प्रकार से पाए जाते हैं। इसके अलावा आप सबको पता है कि भाई जो हिमालय वाला क्षेत्र है, जैसे कि यहां पर इस प्रकार से हिमालय है ना, तो हिमालय वाला जो क्षेत्र है यहां पर क्या पाया जाएगा, स्नो लेपर्ड पाए जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग प्रकार के वन्य जीव जो है वो पाए जाएंगे। तो देखिए यहां पर अन्य जो चीज बताई गई है वो बताई गई है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। बाघ की भी बात करें तो कौन सा, द रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि जो बंगाल टाइगर है, बंगाल जो टाइगर है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। अगर बात करें कि इसको देखिए राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 1972 के अंदर इसको बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। और देखिए बाघ के संरक्षण के लिए ही क्या किया गया था, एक प्रोजेक्ट टाइगर भी जारी किया गया था। किसके लिए, बाघ के संरक्षण के लिए। और प्रोजेक्ट जो टाइगर है ये कब प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था देखिए 1973 के अंदर क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो बाघ की अन्य बात करें भाई, इसका जो साइंटिफिक नेम है तो वो क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस, इसका क्या है साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम हो गया। उसके अलावा देखिए हाथी के लिए भी क्या किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी, जो कि कब की गई थी, 1991-92 के अंदर हाथी परियोजना। किस लिए, हाथी के संरक्षण के लिए
प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था 1991-92 के अंदर। उसके अलावा अगर हम अन्य बात करें तो भारत का देखिए जो राष्ट्रीय पक्षी है, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा आपको पता है? मोर है। तो ये चीज याद रखनी है, कॉमन सी है, हम पढ़ रहे हैं इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सब हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ठीक है। इसके अलावा बाघ के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये सब चीजें हो गई। तो उसके अलावा देखिए अन्य जो चीज बताई गई है वो कौन सी है? वो है माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड कौन से होते हैं? जो कि देखिए अन्य देशों के वैसे तो प्रजाति हैं, लेकिन देखिए खाने की तलाश में या फिर देखिए सुरक्षित रहने के लिए, भाई जब वहां पर क्या है मौसम बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा जब वहां पर ठंड होने लगती है या फिर किसी प्रकार से उनको खाने की कमी महसूस होती है, या फिर जैसे प्रजनन के लिए क्या करते हैं वो दूसरे देश से कई किलोमीटर की दूरी तय करके क्या करते हैं वो भारत के अंदर आते हैं। जिस प्रकार से अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे कि साइबेरियाई सारस हो गया, फ्लेमिंगो है, इस प्रकार से ये जो छोटे छोटे बर्ड है ये क्या करते हैं दूसरे देशों से क्या करते हैं भारत के अंदर आते हैं। जिस प्रकार से कि भाई जो घना पक्षी विहार है राजस्थान के अंदर, यहाँ पर इस प्रकार के देखे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गोवा का है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी विहार, तो इन सब के अंदर क्या है बड़ी मात्रा के अंदर जो माइग्रेटरी बर्ड है वो आते रहते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो देखिए टॉपिक के बाद हम फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं जो कि बुक के पीछे हमें दी गई होती है चैप्टर के अंत में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी पवन भारत के अंदर वर्षा लाती है? तो कौन सी पवन लाती है? जब ये जो मानसून मैंने आपको बताया था यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा से जो मानसून आता है ये क्या करता है भारत के अंदर वर्षा लाता है। इसकी दो शाखाएं हैं, ठीक है। एक तो क्या हो गई अरब सागरीय जो शाखा हो गई, उसके अलावा इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी से भी ये मानसून आता है। तो हम क्या कहेंगे कौन सी पवनें भारत के अंदर वर्षा लाती है? तो देखिए दक्षिण पश्चिमी जो पवनें हैं जो कि अरब सागर से आती है ये भारत के अंदर वर्षा लाती है। उसके बाद है भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो हमने लिखा था अभी देखिए जैसे कौन सी थी भाई, शीत ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु थी, और बरसात का जो मौसम था ये हो गया। उसके बाद क्या था लौटता हुआ मानसून था जिसे कि हमने क्या कहा था शरद ऋतु कहा था, और वो क्या करता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या करता है भरपूर बारिश करता है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति क्या है जो बिना किसी मानव के सहयोग से अपने आप उग जाती है, वो क्या है प्राकृतिक वनस्पति है। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। यहां पर देखिए विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था अभी यहाँ मेघालय के अंदर है, क्या नाम था मासिन राव, मेघालय के अंदर है। तो ये क्या करता है सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ कहां पर पाया जाता है? तो ये देखिए हिमालयी जो क्षेत्र है जहां जहां पर हिमालय विस्तृत रूप से फैला हुआ है, तो हिमालय के जो क्षेत्र है यहां पर क्या पाए जाएंगे जंगली बकरी और हिम तेंदुओं का ये प्राकृतिक आवास है। उसके अलावा देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय जो आर्द्र पवनें हैं वो कहां से कहां बहती है? तो देखिए यहां पर क्या है अरब सागर, यहां पर बंगाल की खाड़ी। तो यहां से पवनें इस प्रकार से जो अरब सागर की जो शाखाएं हैं, देखिए अरब जो सागर की जो पवनें हैं वो यहां से इस प्रकार से भारत के अंदर प्रवेश कर गई, पर्वतों से टकराकर उसने बारिश की। उसके अलावा देखिए जो बंगाल की खाड़ी की शाखाएं थी वो भी इस प्रकार से भारत के अंदर प्रवेश कर गई। तो हम कह सकते हैं कि कहां से कहां को प्रवेश किया समुद्र से, यहां पर समुद्र है तो समुद्र से क्या किया स्थल की तरफ प्रवेश किया। उसके बाद देखिए खाली स्थान भरने हैं। गर्मी में दिन के समय शुष्क और गर्म पवनें चलती है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो ये चीज समझिए आप थोड़ा। तो देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भाई जो सूर्य की रोशनी जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या है विषुवत रेखा से यहाँ पर कर्क रेखा, उसके बाद मकर रेखा यहाँ पर क्या करती रहती है इस प्रकार से विचरण करती रहती है। तो जहां जहां पर देखिए सूर्य की किरणें पड़ती हैं यानी कि उस क्या है वहां पर क्या होगा बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो इसी प्रकार से जब देखिए सूर्य कर्क रेखा के पास में रहता है या जो देखिए आसपास आ रहा होता है तो उसकी वजह से क्या है कि देखिए जो वहां की पवनें हैं वो क्या है सूर्य की किरणों की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो देखिए पवन जब गर्म होगी तो वो क्या करेगी ऊपर की तरफ उठने का इस प्रकार से प्रयास करेगी। जब पवन यहाँ की गर्म होकर ऊपर उठ गई इस प्रकार से तो ये जो देखिए क्षेत्र था ये क्या हुआ पवनों से खाली हो गया, यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं
वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई हवा नहीं है। तो देखिए इसी खाली जगह को भरने के लिए क्या होगा, साइड की पवने यहां की तरफ चलनी प्रारंभ हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये जो साइड की पवने यहां पर क्या हो गया, चलनी प्रारंभ हो गई इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए। तो देखिए जब स्टार्टिंग में जब ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो ये देखिए इतना पावरफुल नहीं होता, जैसे कि यहां पर क्या है, जैसे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया इस रीजन के अंदर, यहां की पवन जो क्या है हल्की हो गई और ऊपर की तरफ उठने लगी। तो साइड की जो पवनें बहकर आएंगी इस स्थान को भरने के लिए, तो देखिए वो स्थलीय भाग से ही बह रही है ना, यहां पर देखिए स्थल है, कोई समुद्र नहीं है, इस प्रकार से बह रही है। तो ये क्या रहेंगी, बहुत ज्यादा गर्म रहेगी, गर्म रहेगी क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई नमी नहीं है। तो इन पवनों को क्या कह दिया जाता है, इनको क्या कहते हैं, लू कहा जाता है, ठीक है। जो कि गर्मियों के मौसम में जो गर्म पवनें चलती है वो लू कहलाती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है क्योंकि इनके अंदर देखिए नमी नहीं होती। तो जब हम इनके संपर्क में आते हैं तो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो नमी है उनको भी क्या करती है, अवशोषित करना प्रारंभ कर देती है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो इसको क्या कहा गया, लू। जब देखिए ये निम्न दाब का क्षेत्र जब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो ये क्या करता है, ये जो पवनें थी ना जो सागरों से आ रही थी इनको आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। तो उसकी वजह से क्या है, अब जो पवनें आएगी वो कैसी रहेंगी, नमी युक्त रहेंगी और वो क्या करेंगी, बारिश करेंगी। तो पवनें कौन सी हो गई, गर्मियों के दिन में शुष्क और गर्म पवनें चलती हैं, उनको क्या कहते हैं, लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में कौन से मौसम में अधिक वर्षा होती है, तो देखिए पढ़ा था अभी, शरद ऋतु में क्या होगा, सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होगी। जब मानसून लौटता है तो वो क्या करता है, जो ये बंगाल की खाड़ी यहां से क्या है, नमी प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से यहां पर देखिए आंध्र प्रदेश और यहां पर तमिलनाडु, यहां पर क्या करेगा, बारिश करेगा। उसके बाद देखिए गुजरात के जो गिर वन है वो किसका, एशियाई शेरों का निवास है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। तो देखिए कल से हम प्रारंभ करेंगे अपनी जो एनसीईआरटी है 7th क्लास की ज्योग्राफी। मैं सोच रहा हूं कि पहले देखिए हम पूरी ज्योग्राफी को पढ़ लेंगे क्लास 6 से लेकर आगे तक की, उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे हिस्ट्री। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए बड़े ही ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखते रहें और बुक की मदद से क्या है अपने खुद के नोट्स आप लोग तैयार करें, उसके बाद उसका रिवीजन करते रहें और प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा हो सके, ठीक है। आप ऑनलाइन जैसे गूगल पर सर्च करें टॉपिक का नाम कि भाई इससे संबंधित MCQs, तो उनकी आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, तो उससे क्या आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। इसके चलते आप देखिए कोई भी एग्जाम हो वो आसानी से निकाल ले जाएंगे। अपनी सोच को थोड़ा सा विकसित करें, नोट्स वगैरह खुद बनाने की कोशिश करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।